हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल दरीचे में। और आज हम कुछ बुक रिव्यू करने जा रहे हैं। ये बुक्स डिफरेंट जॉनरास की हैं, जैसे फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, एक बुक साइंस फिक्शन की भी है और कुछ बुक्स लिटरेचर की हैं, बहुत ही अच्छे राइटर्स की। तो हमारी इसी लिस्ट में जो पहली बुक है वो है समय का संक्षिप्त इतिहास, जिसको लिखा है स्टीफन हॉकिंग ने। ये बुक शुरू होती है एक कथन से। एक वैज्ञानिक होते हैं, वो व्याख्यान दे रहे होते हैं और जैसे ही उनका व्याख्यान खत्म होता है, पीछे से एक महिला उठती है और वो उनसे पूछती है कि आपने जो कुछ भी बताया है वो सिर्फ एक बकवास है और वास्तव में पृथ्वी जो है कछुओं के ऊपर खड़ी है। तो वो वैज्ञानिक जो होते हैं वो एक विशिष्ट अंदाज में मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वो कछुए किस जगह पे हैं। तो वो महिला कहती है कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। तो इस तरीके से इस बुक की शुरुआत होती है। स्टीफन हॉकिंग ने हमारे ब्रह्मांड के बारे में, हमारा ब्रह्मांड कैसे है, कैसे फैल रहा है, उसकी फैलने की दर क्या है, आखिर ब्रह्मांड है इसी तरह ही क्यों है, इस सब के बारे में उन्होंने बखूबी इस बुक में लिखा हुआ है। इस बुक का जो दूसरा अध्याय है वो है समय और स्पेस और टाइम। स्पेस और टाइम के बारे में बताया गया है, जो आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि हम ग्रेविटी को जिस तरह फोर्स के रूप में जानते हैं वो वास्तव में एक फोर्स नहीं है, वो स्पेस टाइम कर्व है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है हमारी तरफ आकर्षित होती है। तो स्पेस और टाइम के बारे में आइंस्टाइन का जो मत था उसी को यूज़ करके इन्होंने अपना दिक् और समय लिखा है। और इसी तरह जो अगला अध्याय है वो बताता है अनिश्चितता का सिद्धांत बाई हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का यूज करके स्टीफन हॉकिंग ने ये बताया है कि हमारा जो ब्रह्मांड है कैसे फैल रहा है और हमारे ब्रह्मांड की जो अनिश्चितता है वो कैसी है। आखिर ब्रह्मांड इतना अनिश्चित क्यों है? क्या वो एक तालाब में फेंके गए पत्थर की उर्मिकाओं की तरह ही है, या उसका कोई और भी फैक्ट है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? और इसी क्रम में जो हमारा अगला है वो है ब्लैक होल्स के बारे में। तो जो ब्लैक होल्स की इनिशियल डिपिक्शन है वो ये है कि आखिर ब्लैक होल्स होते क्या हैं, वो बनते कैसे हैं। ब्लैक होल्स आखिर कौन से तारे हैं जो ब्लैक होल्स बनते हैं, व्हाइट डॉट्स कौन से तारे बनते हैं, और चंद्रशेखर सीमा क्या है। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर, इंडियन वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया था कि आखिर कौन से तारे ब्लैक होल्स में कन्वर्ट होंगे, कौन से तारे ब्लैक होल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। और इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रशेखर सीमा मैं आपको बता देता हूँ क्या है। चंद्रशेखर सीमा है 1.4 इंटू सन ऑफ मास। और वो बताते हैं कि आखिर कौन से तारे बदलेंगे, कितना उनका मास होना चाहिए, कितना ज़्यादा मास होगा तो किस ब्लैक होल्स के पास कितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी। इसी चीज़ को यूज़ करके हमारे स्टीफन हॉकिंग ने इस बुक में इस चीज़ को समराइज किया हुआ है। और अगला जो अध्याय है वो ये बताता है कि हमारे जो ब्लैक होल्स होते हैं वो इतने काले नहीं है जितना हम समझते हैं उनको, क्योंकि ब्लैक होल के नाम से हमें ये लगता है कि ब्लैक होल्स बहुत काले होंगे, लेकिन ब्लैक होल्स इतने काले नहीं हैं। क्योंकि अगर ब्लैक होल्स इतने काले ही हैं तो हमें दिखेंगे कैसे? उनको देखने का, किसी भी चीज़ को देखने का जो पहला साइंस का जो रूल है वो ये बताता है हमें कि उस चीज़ से उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हम तक पहुंच रही है, तभी वो चीज़ हमको उस रंग की दिख रही है। तो ब्लैक होल्स को कैसे देखा जा सकता है? तो इसीलिए इस अध्याय का नाम है कि ब्लैक होल्स इतने काले नहीं हैं। तो जो पहला ब्लैक होल्स खोजा गया, जो पहले ब्लैक होल्स की तस्वीर ली गई है वो M87 गैलेक्सी में, जो कि 53 मिलियन लाइट ईयर दूर है, ली गई है। और उसको इसी प्रकार से देखा गया है कि ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के पास जो स्टार्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा प्रकाश को रिलीज कर रहे थे। वो प्रकाश हम तक पहुंचा तभी हमने ये ऑब्जर्व कर पाए कि उस इवेंट होराइजन के पास की ग्रेविटी कितनी है
और उससे जो प्रकाश आ रहा है वो इसी तरह का तरंगदैर्घ्य क्यों उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह से हम उसको देख पाए कि हाँ, यहाँ पे एक ब्लैक होल्स है। स्टीफन हॉकिंग की ये दिली तमन्ना रही होगी कि वो अपने जीवन में एक ब्लैक होल्स की तस्वीर देख पाए, क्योंकि उनका जो पूरा काम था, उनकी जो पूरी थीसिस थी वो इसी ब्लैक होल्स पे ही निर्भर थी, लेकिन वो उसको देख नहीं पाए। 2015 में ही उनकी मृत्यु हो गई और 2017-18 के करीब हमारी पहली तस्वीर ली गई ब्लैक होल्स की। तो ये स्टीफन हॉकिंग के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसी क्रम में और 3-4 अध्याय हैं जो हमें हमारे फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर इस बुक को पढ़ें और अपनी साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। इवन हमारे ब्रह्मांड के बारे में, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड को तो कम से कम हमें जानना ही चाहिए कि आखिर वो है क्या, उस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, ये तो हमें जानना ही चाहिए। अगर मानव जीवन मिला है हमें तो कम से कम इतना तो आप सबको जरूर जानना चाहिए। तो मैं ज़रूर इस बुक को रिकमेंड करूँगा। और इसी क्रम में जो हमारी दूसरी बुक है वो है प्रेम योग बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की ये बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस बुक को लिखा है। इस बुक में बताया गया है कि आखिर प्रेम योग क्या है, प्रेम योग का मतलब क्या है, आखिर क्या है प्रेम। हम जिस वे में प्रेम को समझते हैं प्रेम वो नहीं है। इसमें ईश्वरीय प्रेम के बारे में बताया गया है कि ईश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं तो हमको भी ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। इस बुक की जो समरी शुरू होती है वो पूर्व साधना से शुरू होती है कि आखिर पूर्व साधना है क्या। पूर्व साधना के बाद हमें भक्ति के आचार अध्याय पे फोकस है। तो भक्ति के आचार का मतलब है कि भक्ति करने वाला कैसा है। आखिर भक्ति करने वाला क्या वास्तव में ईश्वर से भक्ति रखता है या बस वो किसी अपने काम के लिए या किसी अपनी इच्छाओं के लिए ही ईश्वर से भक्ति करता है। तो भक्ति के आचार में आप इस चीज़ को जरूर समझ पाएंगे। इनका जो अगला अध्याय है वो है प्रतिमा की आवश्यकता। अगर 1-2 धर्मों को छोड़ दिया जाए तो सभी धर्मों में प्रतिमा की आवश्यकता पड़ती है। इस बुक में ये बताया गया है कि हमें प्रतिमा की आवश्यकता क्यों है। आखिर किसी प्रतिमा के प्रत्यक्ष होकर हम कैसे ईश्वर के प्रेम को डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रतिमा की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों प्रतिमा नहीं होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। इस भक्ति प्रतिमा की आवश्यकता के अध्याय में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, इसका वर्णन किया है। उसके बाद अगला जो हमारा अध्याय आता है वो है प्रतीक के भेद। प्रतीक के भेद में हम ये समझ सकते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं का तात्पर्य यही है कि हमारे जो प्रतीक हैं, जो हम अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते हैं, उन सब का क्या मतलब है, आखिर उनको कैसा होना चाहिए, क्या जिस तरह से वो प्रतिमाएं हैं क्या ईश्वर भी उसी तरह का है, क्या ईश्वर एक है या ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। हमारे जो पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है उसका और इस बुक से अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप इस चीज़ को जरूर समझ पाएंगे कि उनके भेद का मतलब क्या है और एकाएकी ईश्वर क्या है। तो अगला जो अध्याय है वो इष्ट के बारे में है। तो हर इंसान का अपना एक इष्ट होता है। कोई विष्णु जी को पूजता है, कोई शंकर भगवान को पूजता है, अलग अलग तरह के देवी देवता हैं वो पूजे जाते हैं। तो किस इष्ट को कौन धारण करता है और किस लिए उसकी पूजा करता है ये भी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। और जो हमारा लास्ट का अध्याय है वो है पूर्व भक्ति और पराभक्ति। आखिर पूर्व भक्ति और पराभक्ति क्या होती है। पूर्व भक्ति भक्ति के पूर्व और पराभक्ति भक्ति के पश्चात आखिर हमारे अवचेतन मन में, हमारे शरीर पे इसका क्या प्रभाव है, हमें किस तरह का प्रेम करना चाहिए, किस तरह का प्रेम नहीं करना चाहिए, ये इसमें जरूर बताया गया है। इसी लिस्ट में जो हमारी अगली किताब है वो है कर्म योग।
तो कर्म योग भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई बुक है। ये हमारे कर्म के बारे में बताती है कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, आखिर हमें कौन से कर्म करने चाहिए। चूंकि ये कर्म योग है तो आप योग से समझ सकते हैं कि ये हमारे इनर फीलिंग्स को बताता है। इनर फीलिंग्स क्या होती हैं, इनर कर्म योग क्या होते हैं। इनर जो ना कि वो चीज़ें जो बाहरी तौर पे दिखाई जाती हैं, वो चीज़ें जो अंदरूनी तौर पे हमारी होनी चाहिए। तो जो हमारा पहला अध्याय है इस बुक में वो है कर्म और चरित्र। हमारा कर्म किस तरह होना चाहिए और उससे चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। कर्म का रहस्य क्या है, कैसे होना चाहिए, आखिर कर्म के रहस्य से हमारा तात्पर्य क्या है, ये चीजें जो है हमें बताई गई हैं कर्म के रहस्य में। फिर जो अगला आता है वो है कर्तव्य की परिभाषा, कि हम जो कर्म कर रहे हैं और उस कर्म को करने की हमारी जो परिभाषा है वो क्या है, कैसी होनी चाहिए, वो कर्तव्य की परिभाषा क्या है, हमें कौन से कर्म करने चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। और इसी तरह से जो अगले अध्याय हैं वो है परोपकार, अनासक्ति और पूर्व, आत्मत्याग, मुक्ति, आखिर आदर्श कर्मयोग क्या है, आदर्श कर्मयोग का मतलब क्या है, कर्म और आदर्श कर्म में क्या डिफरेंस है, आदर्श कर्म क्यों होना चाहिए, ये सब ये किताब बखूबी बताती है। और मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि इस किताब को जरूर पढ़ें। स्वामी विवेकानंद की बुक है, शॉर्ट बुक है, 90 से 100 पेजों के अंदर की बुक है। ये लगभग 5 से 6 घंटे अराउंड आपको लग जाएंगे इसको पढ़ने में, अगर आप 5 बैठते हैं तो। और आपको ये किताब भी जरूर पढ़नी चाहिए। और इसी लिस्ट में जो हमारी तीसरी बुक है वो है अक्टूबर जंक्शन। ये पीडीएफ बुक है, मैंने इसको पीडीएफ में पढ़ा है। और अक्टूबर जंक्शन दिव्य प्रकाश दुबे ने लिखी है। और इस बुक को नई वाली हिंदी के रूप में लिया जाता है। नई वाली हिंदी जैसे हमारा जो लिटरेचर्स होते हैं वो पुरानी हिंदी में, जैसे हमारे प्रेमचंद हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, ये हमारे लिटरेचर्स पुरानी वाली हिंदी में आते हैं। लेकिन जो हमारी नई वाली हिंदी में आते हैं, जैसे हमारे अमित त्रिपाठी हो गए, निखिल सचान हो गए, ये नई वाली हिंदी किताबें लिखते हैं। तो नई वाली हिंदी किताब का मतलब ये होता है कि जो हमारी नई जनरेशन है वो बुक को एक नए नज़रिए से, जो हमारी नई जनरेशन पढ़ना चाहती है उस तरीके से उसको लिखते हैं। और ये किताब बहुत ही अच्छी है, अक्टूबर जंक्शन। ये एक 2 लोगों के बीच की कहानी है, सुदीप और चित्रा। ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं, दोनों की बातचीत होती है। उस दिन होता है 10 अक्टूबर, क्योंकि आपको नाम से लग रहा होगा कि इसका नाम अक्टूबर जंक्शन क्यों है। तो ये 10 अक्टूबर को मिलते हैं और फिर ये तय करते हैं कि हम साल में एक ही बार मिलेंगे। वो डेट होती है 10 अक्टूबर को। लगभग 4-5 साल का इनका रिलेशन चलता है और इस साल में एक बार ही मिलते हैं 10 अक्टूबर को। बहुत ही अच्छी बुक है, अच्छे तरीके से लिखी है। मुझे लगता है कि जब आप इस बुक को उठाएंगे तो आप इसको एक बार में ही पढ़ के ख़त्म करना चाहेंगे। और मैं अपने व्यूवर्स से ये भी कहना चाहूँगा कि इस बुक को पढ़ें, एंजॉय करें। बहुत ही अच्छी बुक है, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी इस बुक को पढ़ने के लिए। तो जो हमारी अगली बुक है, इसी लिस्ट में जो हमारी अगली बुक है वो है यूपी 65। तो यूपी 65 बनारस का कोड है। ये बुक IIT BHU के ऊपर लिखी गई है। 2 फ्रेंड होते हैं, रूममेट, अमित और निशांत। अमित और निशांत BHU के IIT के छात्र होते हैं। तो ये बुक इन्हीं के अराउंड स्ट्रगल घूमती रहती है कि आखिर इन लोगों ने कैसे आए अपने करियर की शुरुआत की, अपने करियर में इन्होंने कैसे कुछ उतार चढ़ाव देखे। जब ये BHU में इंटर करते हैं, अपने हॉस्टल्स में जाते हैं तो इनकी रैगिंग होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी रैगिंग होती है। वो देखने लायक है, वो पढ़ने लायक है। इनकी रैगिंग बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज की जाती है। तो बहुत ही अच्छी बुक है। फिर इसी संदर्भ में जो आगे हमारा एक कैरेक्टर ऐड होता है वो है शुभ्रा, जो कि अमित की गर्लफ्रेंड होती है। थोड़ा लव स्टोरी का मसाला भी इसमें ऐड हुआ है, तो वो आप पढ़ें। मैं इसको स्पॉइलर नहीं करना चाहता, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको पढ़ें
इस बुक का मज़ा लें और मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, ऐसे ही एक दिलचस्प वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी कोई बुक रिकमेंडेशंस है तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपको आपके लिए उस बुक का रिव्यू ज़रूर लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे, बाय।